पैसा और क्रेडिट सुनने में तो बस दो शब्द लगते हैं ना, पर असल में यही वो इंजन है जिस पर हमारी पूरी आर्थिक दुनिया चलती है। कभी सोचा है ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। बाटा सिस्टम यानी चीजों की अदला बदली से लेकर आज के मॉडर्न बैंकों तक। अच्छा, जरा सोच कर देखिए। मान लीजिए आप एक जूता बनाने वाले हैं और आपको गेहूं चाहिए। अब आपको सिर्फ एक ऐसा किसान नहीं ढूंढना है जो गेहूं बेचना चाहता हो, नहीं, आपको एक ऐसा किसान ढूंढना होगा जिसे ठीक उसी समय आपके बनाए हुए जूतों की जरूरत हो। सोचिए कितना मुश्किल और अजीब काम है ये। तो देखिए, एक तरफ है ये बाटर सिस्टम की सिरदर्दी, इसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग, एक बहुत ही पेचीदा और थका देने वाली चीज। और दूसरी तरफ पैसे का सीधा साधा एकदम आसान सा हल। अब जूता बनाने वाला अपने जूते किसी को भी बेचकर पैसे ले सकता है और फिर उन पैसों से कहीं से भी किसी से भी गेहूं खरीद सकता है। कितना कितना सिंपल और असरदार है ना? और बस यही तो है पैसे का असली जादू। इसे कहते हैं विनिमय का माध्यम या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक ऐसी बीच की चीज है जो उस मुश्किल खोज को खत्म ही कर देती है। आप इसे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जैसा समझ सकते हैं, एक ऐसी भाषा जिसे पूरी अर्थव्यवस्था में हर कोई समझता भी है और मानता भी है। तो आज की दुनिया में पैसा दिखता कैसा है? इसके दो मेन फॉर्म हैं। पहला तो है करेंसी, यानी वो कागज के नोट और सिक्के जो हमारी जेब में होते हैं। और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स। ये क्या है? अरे वही पैसा जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा है, जिसे हम जब चाहे चेक या डेबिट कार्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारे पास पैसा है और हम उसे बैंक में रख देते हैं, सेफ रहता है। पर क्या कभी सोचा है कि वो पैसा बैंक में बस यूं ही पड़ा रहता है? बिल्कुल नहीं। असल में कहानी तो अब शुरू होती है, ये जानना कि बैंक उस जमा किए हुए पैसे का आखिर करते क्या हैं। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। हम में से किसी को भी अपने सारे पैसे की जरूरत एक साथ एक ही वक्त पर तो नहीं पड़ती, राइट? तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसे लोग बैंकों में जमा कर देते हैं। एक तो पैसा सेफ रहता है, ऊपर से थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाता है। लेकिन असली खेल इस नंबर में छिपा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में बैंक अपने पास जमा कुल पैसों का सिर्फ और सिर्फ 5% ही कैश के रूप में रखते हैं? जी हाँ, सिर्फ 5%। ये सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? तो सवाल तो बनता है कि बाकी का 95% पैसा जाता कहाँ है? बस यहीं पर बैंक एक बिचौलिए, एक मीडिएटर का काम करते हैं। ये पूरा सिस्टम एक साइकिल की तरह चलता है। देखिए, हम जैसे लोग जो बचत करते हैं, अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा करते हैं, बैंक उसका एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों के लिए रख लेता है जिन्हें अचानक कैश निकालना हो। और सबसे जरूरी बात, बाकी का जो बड़ा हिस्सा है वो उन लोगों को लोन यानी कर्ज के तौर पर दे दिया जाता है जिन्हें पैसों की जरूरत है। और ये जो कर्ज है या जिसे हम क्रेडिट कहते हैं, ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये किसी के लिए तरक्की के दरवाजे खोल सकता है, तो दूसरी तरफ यही कर्ज किसी को बर्बादी के गड्ढे में भी धकेल सकता है। चलिए पहले इसका अच्छा पहलू देखते हैं। सलीम की कहानी लेते हैं, जो जूते बनाते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें कच्चा माल चाहिए था और कुछ और लोगों को काम पर रखना था। तो उन्होंने बैंक से क्रेडिट लिया, यानी कर्ज। अपना काम पूरा किया, समय पर ऑर्डर डिलीवर किया, अच्छा खासा मुनाफा कमाया और आसानी से कर्ज भी चुका दिया। तो यहाँ क्रेडिट ने क्या किया? उनकी कमाई बढ़ाने में मदद की। एक विन विन सिचुएशन। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। स्वप्ना की कहानी। वो एक छोटी किसान है। उन्होंने खेती के लिए कर्ज लिया, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। कीड़े लगने से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब वो कर्ज चुका नहीं पाई और कर्ज ब्याज लग लग कर बढ़ता चला गया। नतीजा, आखिरकार उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। स्वप्ना जिस हालत में फंसी उसे ही कहते हैं कर्ज का जाल या डेट ट्रैप। ये एक ऐसी भयानक सिचुएशन है जहां लोन लेने वाला एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना बहुत बहुत ही मुश्किल या कभी-कभी तो नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या क्रेडिट का अच्छा या बुरा होना सिर्फ किस्मत या उस इंसान पर निर्भर करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी सिस्टम की प्रॉब्लम का हिस्सा है। क्योंकि सच तो ये है कि हमारे देश में हर किसी को एक जैसी शर्तों पर कर्ज मिलता ही नहीं है। मोटे तौर पर देखें तो कर्ज लेने के दो रास्ते हैं। एक है फॉर्मल सेक्टर, यानी बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। इन पर आरबीआई की नज़र रहती है, नियम कायदे होते हैं और ब्याज की दरें भी कम होती हैं।
और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर, यानी साहूकार, व्यापारी या मालिक। इन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, कोई निगरानी नहीं होती और ब्याज दरें आसमान छूती हैं। अब जरा गांव के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये एक मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। अच्छी बात यह है कि 50% से ज्यादा लोन अब बैंक को जैसे फॉर्मल सोर्स से आ रहा है। ये एक पॉजिटिव बदलाव है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज भी लगभग 23% यानी करीब-करीब 1/4 लोग साहूकारों के चंगुल में हैं, जो महंगा और अनकंट्रोल्ड है। और शहरों में तो ये फर्क और भी साफ और चौंकाने वाला है। यहाँ देखिए, गरीब परिवार अपनी जरूरत का 54% कर्ज इनफॉर्मल यानी महंगे सोर्स से लेते हैं, और अमीर परिवार वो अपना 83% कर्ज फॉर्मल यानी सस्ते सोर्स से लेते हैं। ये सिर्फ एक फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गहरी खाई है। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या है? निचोड़ साफ है। हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें एक बुनियादी गड़बड़ है। ये सिस्टम अमीरों के लिए काम करता है, उन्हें सस्ता लोन देता है और गरीबों को महंगे और ज्यादा रिस्क वाले लोन की तरफ धकेल देता है। सिंपल। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे गरीब लोगों तक भी सस्ता और सेफ क्रेडिट पहुंच सके? अच्छी बात यह है कि हाँ, कुछ रास्ते निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर क्या नए और असरदार तरीके अपनाए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी हल ढूंढने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। आखिर बैंक गरीबों को लोन देने से इतना कतराते क्यों हैं? इसकी सबसे सबसे बड़ी वजह क्या है? और जवाब है एक शब्द में, कोलैटरल। कोलैटरल मतलब कोई गारंटी, कोई ऐसी संपत्ति जैसे जमीन, मकान, सोना, जो आप बैंक के पास गिरवी रख सकें। और यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर गरीब परिवारों के पास नहीं होती। और इसी कोलैटरल वाली प्रॉब्लम का एक ज़बरदस्त ज़मीनी हल निकला है, और वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह। ये क्या होते हैं? ये आस पड़ोस की ही 15-20 महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जो अपनी थोड़ी थोड़ी बचत को एक जगह इकट्ठा करती हैं। और ये मॉडल काम कैसे करता है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ग्रुप की सभी सदस्य हर हफ्ते या महीने थोड़ी थोड़ी बचत करती हैं। फिर अगर किसी सदस्य को पैसे की जरूरत हो तो ग्रुप उसे कम ब्याज पर छोटा सा लोन दे देता है। और सबसे बड़ी बात, लोन चुकाने की जिम्मेदारी सिर्फ उस एक सदस्य की नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप की होती है। इसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बैंक भी इन ग्रुप्स पर भरोसा करते हैं और उन्हें बिना किसी कोलैटरल के लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नतीजा, ये महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं। इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो ग्रामीण बैंक के संस्थापक और नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के इन शब्दों में है। वो कहते हैं, अगर गरीब लोगों को सही शर्तों पर क्रेडिट मिल सके तो ये लाखों छोटे लोग अपने लाखों छोटे छोटे कामों से मिलकर विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर सही मौका दिया जाए तो छोटे छोटे कदम मिलकर भी एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं।